Hey guys, welcome back to my online prep. In this video, we will be discussing the fourth chapter of NISM series 5A, which is Legal and Regulatory Framework of Mutual Fund in India. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 10% क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। 10 क्वेश्चंस 10% इस चैप्टर का वेटेज है और इससे 10 क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये इंटायर सिलेबस NISM 5A के। तो बहुत अच्छे से इसको पढ़े और समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ रेगुलेटर्स इन इंडिया। रेगुलेटर्स क्या करते हैं? रेगुलेटर इंश्योर करते हैं कि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम सेफ रहे और प्रॉपरली डेवलप हो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन? ये पर्पस क्या है रेगुलेट करने का फाइनेंशियल मार्केट में? तो देखो, पहला पर्पस तो ये है कि सेफ गार्ड कंज्यूमर इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। दूसरा, इंश्योर रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो फर्स्ट, इसको प्रोटेक्ट करना और इसको ग्रो करना। ये काम किसका है? ये काम है रेगुलेटर का। ये थ्रू रेगुलेशन करते हैं। दो ही चीजें हैं, एक कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना फाइनेंशियल मार्केट और सर्विसेज में, और दूसरा इकोनॉमी अकॉर्डिंगली ग्रो करे। अब इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी? हम लोग जब कभी भी बैंक से लोन लेते हैं या इंश्योरेंस करवाते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये रेगुलेटर इंश्योर होते हैं कि हमारा पैसा जो है, कस्टमर का पैसा जो वो सेफ रहे। और जब ये इन्वेस्टमेंट होता है तो इससे ग्रोथ होती है, जॉब मिलते हैं, डेवलपमेंट का काम होता है, तो इकोनॉमी ग्रो करती है। तो ये दो पर्पस है फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन का। अब अगर हम लोग बात करें कि कितने तरह के फाइनेंशियल रेगुलेशन होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, तो हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर 4 मेजर रेगुलेटर काम करते हैं। कौन कौन? एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, थर्ड वन इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDA, एंड द फोर्थ वन इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन सारे का नाम आपने सुना होगा, शॉर्ट वर्जन तो जरूर सुना होगा, सेबी, IRD, PFRDA, ये सब सुना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है बैंकिंग सिस्टम को और वॉच करती है, ओवरसी करती है कि क्योंकि मनी सप्लाई का रेगुलेटर RBI ही होता है, मनी सप्लाई को भी रेगुलेट करते हैं। तो जैसे RBI इंटरेस्ट कभी अगर बढ़ा देता है तो लोन लेना महंगा हो जाता है और सेविंग पे हम लोग को इंटरेस्ट ज़्यादा मिलने लगता है। तो RBI किसके अंडर में आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। अब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का क्या काम है? सेबी जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करता है, ये इंश्योर करता है कि शेयर और बॉन्ड का जो बाइंग और सेलिंग हो रहा है वो फेयर हो। देन IRD क्या करता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRD का काम है, जैसे अगर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम करना हो तो वो फेयर हो। IRD इंश्योर करता है कि कंपनी आपको टाइम पर पैसा दे, क्योंकि कंपनी ने आपसे प्रॉमिस किया था तो वो टाइम पे पैसा दे। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनका क्या काम है? पेंशन फंड जो भी होता है वो PFRDA इसको मैनेज करता है और ये इंश्योर करता है कि आपका जो रिटायरमेंट का जो फंड है वो सिक्योर रहे। तो ये 4 अलग अलग विंग है जो हेड कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आइए, क्योंकि हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग का अभी फोकस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पे ही होगा, हम लोग इस पे ही फोकस करेंगे। सेबीज रोल इन सिक्योरिटीज मार्केट। सेबीज रोल इन सिक्योरिटीज मार्केट। सेबी स्टॉक मार्केट का वॉच डॉग है। वॉच डॉग का मतलब डॉग मत समझिएगा, एक रेगुलेटर है। स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या करता है ये? ओवरसी करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। ओवरसीज सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया, regulates entities such as mutual fund, depositories, custodians, registrars and
ट्रांसफर एजेंट्स एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इन सारे 5 एंटिटीज जो हैं इनको वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब आते हैं कि सेबी का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करना चाहता है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट। तो सबसे पहले क्योंकि इसमें कस्टमर का पैसा है, इन्वेस्टर का पैसा है, तो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है। ठीक है, सेबी का ऑब्जेक्टिव है कि पहला सबसे फॉरमोस्ट कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है इसमें, तो इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन सिक्योरिटीज मार्केट। सेबी इंश्योर करता है कि मार्केट में सबको सेम इंफॉर्मेशन मिल रहा है और वो भी अनफेयर एडवांटेज ना ले कोई, तो ये सबसे पहला चीज है। ठीक है, देन प्रमोट मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है। क्या करता है, फैसिलिटेट इनोवेशन एंड ग्रोथ इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सेबी नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट भी करता है ताकि मार्केट ग्रो करे। फिर रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट, इंप्लीमेंट रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर मार्केट पार्टिसिपेंट। सेबी मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए रूल सेट करता है और उन्हें फॉलो करवाता है कि आपको ये सारे रूल्स को फॉलो करने हैं। तो ये सारे चीजें हैं जो की ऑब्जेक्टिव है सेबी के। 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सेबीज रेगुलेशंस। सेबी का फोकस 3 इंपॉर्टेंट एरियाज पे होता है। पहला डिस्क्लोजर, दूसरा एफिशिएंसी ऑफ ट्रांजैक्शन एंड द थर्ड वन इज लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो सबसे पहले जो सेबी है वो डिस्क्लोजर पे ज्यादा फोकस करता है कि ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर इन्वेस्टर को जो भी पैसा जो अपना इन्वेस्ट करते हैं उनको हर चीज का डिस्क्लोजर कंपनी के थ्रू मिलना चाहिए। तो कंपनी इशूइंग शेयर्स और डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड इशूइंग म्यूचुअल फंड यूनिट इंश्योर इन्वेस्टर हैव एक्सेस टू ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो जो कंपनी अगर इशू कर रही है शेयर और डिवेंचर्स, उनको सारा जितने भी जो मैंडेटरी डिस्क्लोजर है वो डिस्क्लोज करना है। म्यूचुअल फंड्स अगर म्यूचुअल फंड इशू कर रहा है, यूनिट कर रहा है, तो उसको भी इंश्योर करना है कि जितनी भी चीजें वो आप रिक्वायर्ड हैं डिस्क्लोजर में वो आप डिस्क्लोज करें। और इंश्योर इन्वेस्टर हैव एक्सेस टू ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, मतलब जो डिस्क्लोजर है वो इजिली अवेलेबल हो इन्वेस्टर के लिए और इन्वेस्टर उसको पढ़ सकता है, समझ सकता है, एनालाइज कर सकता है। तो ये सेबी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रेगुलेशन का। दूसरा, इफिशियंसी ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को स्ट्रीमलाइन करना, आसानी से इन्वेस्टर अपने शेयर को बाय और सेल कर सके, सिक्योरिटीज को सेल और बाय कर सके, ये आसानी से ये इंश्योर करता है। कौन, सेबी। देन इनहैंस मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मूथ ऑपरेशन। जहां कहीं भी अगर कोई रेस्ट्रिक्शन हो, हिंड्रेंस हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को सेबी क्या करता है, उसको स्मूथ करता है। तो सेबी का काम यह करता है कि शेयर्स का जो बाइंग और सेलिंग है वो स्मूथली हो बिना किसी रुकावट के। लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेबी के रेगुलेशन का। रिड्यूस कॉस्ट एसोसिएटेड विद ट्रेडिंग, इनकरेज हायर मार्केट पार्टिसिपेशन। तो सेबी ये भी देखता है कि कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा नहीं हो ताकि लोग मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं कर सके, और इनकरेज करते हैं कि मार्केट में पार्टिसिपेंट बढ़ें। तो ये सेबी के 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। अब बात करते हैं एडिशनल एरियाज रिक्वायर्ड रेगुलेशन। उसके अलावा सेबी और क्या रेगुलेट करता है, डेलिब्रेट स्पेकुलेशन इन स्टॉक मार्केट। सेबी कुछ एडिशनल एरियाज को भी रेगुलेट करता है जो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला होता है डेलिब्रेट स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है डिटेल से। स्पेकुलेशन क्या होता है, एक तरह का बेटिंग होता है, बेटिंग और गेस होता है, जो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बेटिंग से मार्केट डाउन हो जाए या फिर मार्केट अप चला जाए। तो डेलिब्रेट, जानबूझकर ऐसा कोई बेटिंग नहीं हो स्टॉक मार्केट पे। इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग से भी इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकती है, जो तब होती है जब कोई कंपनी का इनसाइडर इंफॉर्मेशन यूज करता है स्टॉक ट्रेडिंग के लिए। मान लेते हैं किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय या कोई वर्कर या कोई भी जो एसोसिएटेड है कंपनी से, वो कंपनी का इंटरनल इंफॉर्मेशन निकाल करके कि ये शेयर अभी डिविडेंड देने वाली है तो ये शेयर का प्राइस अप होगा, या फिर ये जो कंपनी है डूबने वाली है तो सारे शेयर को बेच दो। तो ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग है ये
इंश्योर करती है सेबी कि ये ना हो, इस पे कंट्रोल करती है। देन एक्सेसिव रिस्क टेकन बाय म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि म्यूचुअल फंड एक तरह का एजेंट है, वो इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो सेबी इंश्योर करता है कि म्यूचुअल फंड हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ना करे जो इन्वेस्टर के लिए हार्मफुल हो सकता है। फिर इनएडिक्वेट कोलेटरल बाय इश्यूअर ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज। इनएडिक्वेट कोलेटरल बाय इश्यूअर ऑफ द डेब्ट सिक्योरिटीज, ये सेबी मैंडेट करता है कि कंपनीज डेब्ट इशू करने वक्त एडिक्वेट कोलेटरल प्रोवाइड करे ताकि इन्वेस्टर का जो रिस्क है वो कम हो। तो अगर कोलेटरल अगर उनके पास रहेगा तो कम जो इन्वेस्टर का पैसा है वो बाद में उनको मिल सकता है, कोलेटरल नहीं रहेगा तो कोलैप्स कर सकती है वो कंपनी और डेब्ट अपना दे नहीं पाएगी। तो दीज आर द एडिशनल एरियाज रिक्वायरिंग रेगुलेशन बाय सेबी। अब बात करते हैं रेगुलेटरी रिफॉर्म बाय सेबी। सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996, ये इसी के थ्रू ही सेबी है जो म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है। इसका मेन पॉइंट क्या है इसको देखते हैं। Issued in 1996 to regulate mutual fund in India. Officially 1996 में म्यूचुअल फंड को सेबी ने रेगुलेट करना शुरू किया था। न्यूमरस अमेंडमेंट का मतलब है चेंजेस, संशोधन थ्रू रेगुलेशन एंड सर्कुलर सिंस देन। अब तक बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं ताकि ये अप टू डेट रहें। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोटेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स एंड एम्पावर्ड। म्यूचुअल फंड सिंगल मोस्ट एजेंडा रहता है कि इन्वेस्टर का पैसा है तो इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, कंपनी कोई मैनिपुलेट ना कर ले, कोई दगा न दे दे, धोखा ना दे दे इन्वेस्टर को, तो रेगुलेशन जरूरी है। तो ऑब्जेक्टिव है इनका प्रोटेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स एंड एम्पावर्ड इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तभी आप इन्वेस्टमेंट पे डिसीजन लें। कवर्ड टॉपिक क्या क्या कवर्ड करती है सेबी इस रेगुलेशन के थ्रू। कवर्ड जैसे इन्वेस्टर सर्विसेज ये रेगुलेट करती है। अकाउंटिंग ऑफ नैब की जो अकाउंटिंग होती है, कैसे कैलकुलेट हो रहा है, डेली के जो चेंजेस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, ये इसके थ्रू करती है। वैल्यूएशन ऑफ नॉर्म्स, जितने भी वैल्यूएशन है उसका नॉर्म्स का वैल्यूएशन कैसे होगा। देन डिस्क्लोजर्स एंड इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स, ये सारी चीज को सेबी इस ये अपने जो रेगुलेशन है 1996 म्यूचुअल फंड 1996 रेगुलेशन, इसके थ्रू क्या करती है, ये रेगुलेट करती है। तो अब ये क्वेश्चन होता है कि ये जरूरी क्यों, ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, आप चाहते हो कि आपको डेली पता चले कि आपका जो पैसा वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो वो कैसे पता चलेगा, तो ये आपको नैब के थ्रू पता चलेगा। नैब को कौन रेगुलेट करता है, वो सेबी रेगुलेट करता है। वो इंश्योर करता है कि डेली का नैब का डिटेल्स आपको डिस्क्लोज करना है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है, इन्वेस्टर का यहाँ पे मनी लगा हुआ है, तो ये ज़रूरी है कि इसको प्रोटेक्शन मिले, कि भाई जिसने पैसा लगाया उसको प्रोटेक्शन मिले। Now let's understand the different types of category that SEBI controls. The first is scheme related documents, regulation on objective content, publication of frequency of such schemes documents, ensure up to date information for investors. देखो ये डॉक्यूमेंट स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हम लोग बार बार सुनते भी हैं और एडवर्टीजमेंट में भी आता है, सुनते होंगे कि स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड देन टेक डिसीजन लाइक दैट। तो ये डॉक्यूमेंट्स किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। सेबी के रेगुलेशन का ये पार्ट है कि वो इंश्योर करता है कि इन स्कीम डॉक्यूमेंट्स में मेन ऑब्जेक्टिव जो है कंपनी का, म्यूचुअल फंड का, वो क्लियर होना चाहिए, उनका कंटेंट जो है वो अप टू डेट होना चाहिए और ये रेगुलरली पब्लिश किया जाना चाहिए। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम का प्रोस्पेक्टस देख रहे हैं तो आपको उसमें क्लियरली स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी और रिस्क फैक्टर जो भी हैं वो पता होना चाहिए। आप ये सोच करके डिसीजन लेते हैं कि आपको ये स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। अगर ये इंफॉर्मेशन आउट ऑफ डेट रहेगा तो क्या होगा, तो आप गलत डिसीजन ले लेंगे। इसलिए सेबी ने ये गाइडलाइन दिया है कि स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हमेशा करंट और एक्यूरेट होना चाहिए, तो इंश्योर अप टू डेट इंफॉर्मेशन फॉर इन्वेस्टर। देन कन्वर्जन
and consolidation of existing schemes. Guideline for schemes merger or consolidation protect interest of all unit holder. अगर एक म्यूचुअल फंड कंपनी अपनी स्कीम्स को मर्ज या कंसोलिडेट करना चाहती है तो सेबी ने इसके लिए क्लियर गाइडलाइन दिया है। ये गाइडलाइन इंश्योर करता है कि स्कीम मर्ज या कंसोलिडेट होने के बाद सभी इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे। मान लीजिए कि आपने एक स्कीम में इन्वेस्ट किया जो अब मर्ज होने वाली है, वो स्कीम किसी दूसरी स्कीम के साथ, तो सेबी के रेगुलेशन इंश्योर करते हैं कि इस मर्जर के बाद आपको कोई नुकसान ना हो और आपकी जो स्कीम के नए टर्म्स हैं वो आपको क्लियरली समझ में आए। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इसके इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी की तरफ से। तो गाइडलाइन फॉर स्कीम मर्जर और कंसोलिडेशन और प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल यूनिट होल्डर। कब? जब अगर कोई मर्जर होता है, कंसोलिडेशन होता है एग्जिस्टिंग स्कीम को किसी दूसरे स्कीम के साथ। न्यू प्रोडक्ट, जब कभी भी न्यू प्रोडक्ट आएगा तो वो किसका अप्रूवल लगेगा? सेबी का। तो रेगुलेशन गवर्न अप्रूवल ऑफ न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी। कोई एक नई कैटेगरी आ जाए तो उसके लिए सेबी का अप्रूवल चाहिए होगा। जैसे रिसेंट एक कैटेगरी आई थी इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड एंड ESG फंड, ये दो नई कैटेगरी आई है तो इसका अप्रूवल गवर्न भी होता है क्या? सेबी करती है। तो सेबी के रेगुलेशन में नए प्रोडक्ट कैटेगरीज का अप्रूवल भी आते हैं। यानी अगर कोई नई प्रोडक्ट लाइन, जैसे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड की बात हम लोग करें या फिर ESG जो एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस फंड है, लॉन्च हुई है, तो ये सारे सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंगली उनका अप्रूवल लेना जरूरी होता है। तो न्यू प्रोडक्ट भी आते हैं। देन रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, म्यूचुअल फंड हैंडल्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ क्लाइंट डेटा एंड इन्वेस्टमेंट सम्स। यहाँ पे दो चीजें हैं। म्यूचुअल फंड क्या हैंडल करता है? लार्ज वॉल्यूम ऑफ क्लाइंट डेटा और इन्वेस्टमेंट सम्स। क्लाइंट डेटा, अब कौन कस्टमर कितना पैसा रखता है और उसका इन्वेस्टमेंट सम है, वो दोनों म्यूचुअल फंड के पास रहता है। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम अभी आते हैं, हम लोग एक एक को समझते हैं। सेबी मैंडेट्स रोबस्ट ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, एक्सपोजर्स लिमिट, इंश्योर डाइवर्सिफिकेशन एंड अधेरेंस टू इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। देखो, म्यूचुअल फंड में काफी बड़ा वॉल्यूम होता है डेटा का और इन्वेस्टमेंट का, दोनों का। जैसे जैसे म्यूचुअल फंड ग्रो करता है उसकी जो रिस्क है वो भी बढ़ती जाती है। इसलिए सेबी ने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को मैंडेटरी किया है कि हर म्यूचुअल फंड को अपना ऑपरेशनल रिस्क मैनेज करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो ये सेबी इंश्योर करता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड है, ये इनका जो ऑपरेशनल रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क, वो एक रोबस्ट सिस्टम हो, वो एक रोबस्ट सिस्टम हो, ऑपरेशनल रिस्क। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि मान लीजिए कि एक फंड सिर्फ आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। अगर आईटी सेक्टर डाउन होता है तो पूरा फंड भी रिस्क में चला जाएगा, सब डाउन हो जाएगा, पूरा पैसा कोई आईटी सेक्टर में डाला गया। तो सेबी क्या करता है? सेबी का रेगुलेशन ये इसके थ्रू हाई रिस्क सिचुएशन को अवॉइड करने में हेल्प करता है कि आपका जो एक्सपोजर हो बहुत ज़्यादा किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में नहीं होना चाहिए। तो एक लिमिट तय किया गया ताकि फंड डाइवर्सिफाइड रहे और इन्वेस्टर का पैसा भी सेफ रहे। तो एक्सपोजर लिमिट इंश्योर करता है डाइवर्सिफिकेशन एंड अधेरेंस टू इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग नॉर्म, ये क्या है? किस तरह का डिस्क्लोजर? गाइडलाइन फॉर प्रॉपर डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग, मैंडेट्स, टाइप्स, मैनर्स, फ्रीक्वेंसी एंड समटाइम फॉर्मेट ऑफ डिस्क्लोजर, प्रोवाइड्स टाइमली एंड एडिक्यूट इंफॉर्मेशन फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो एक कैटेगरी जो कंट्रोल करती है, वो रेगुलेट करती है, वो डिस्क्लोजर की है कि म्यूचुअल फंड को सारी चीज़ें जो मैंडेट हैं, मैंडेटरी डिस्क्लोजर हैं, वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो सेबी के रेगुलेशन म्यूचुअल फंड को डिस्क्लोजर और रिपोर्टिंग नॉर्म्स के लिए बाइंड करते हैं। यानी म्यूचुअल फंड को हर चीज़ में ट्रांसपेरेंट रखनी होती है ताकि इन्वेस्टर को टाइमली और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ये गाइडलाइन इस बात का ध्यान रखती हैं कि किसी तरह से जो डिस्क्लोजर होनी चाहिए, जो जिस वे में सेबी ने रेगुलेट किया है, गाइडलाइन दिया है, उनका फॉर्मेट क्या होगा और कितनी फ्रीक्वेंसी रिपोर्ट होगी, ये सारे को फॉलो वो म्यूचुअल फंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये
ये गाइडलाइन है दैट प्रोवाइड्स गाइडलाइन फॉर प्रॉपर डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग एंड मैंडेट्स टाइप मैनर्स फ्रीक्वेंसी समटाइम फॉर्मेट ऑफ डिस्क्लोजर। तो किस तरह का फॉर्मेट होगा जिस पर डिस्क्लोजर होगा, दैट विल आल्सो डिसाइडेड बाय सेबी थ्रू दिस मैंडेट, थ्रू दिस रेगुलेशन, एंड देन प्रोवाइड्स टाइमली एंड एडुकेट इंफॉर्मेशन फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट बाय स्कीम्स। अब ये क्या है? गाइडलाइंस ऑन इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन एंड लिमिट। गाइडलाइंस ऑन इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन लिमिट ensure schemes are diversified and true to their objective। देखो, जब बात करते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट बाय स्कीम्स की, तो सेबी ने स्कीम्स के इन्वेस्टमेंट के लिए भी क्लियर गाइडलाइन और रिस्ट्रिक्शन और लिमिट डाले हैं। ये इंश्योर करते हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम डाइवर्सिफाइड रहें और अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के साथ ट्रू रहें। ये नहीं कि आप गलत चीज़ें आप डिस्क्लोज करें या फिर बताएं। अगर एक म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव है कि वो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करेगा, तो उस फंड को हाई रिस्क स्टॉक या फिर डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करने की परमिशन नहीं होती है, क्योंकि आपने पहले से ही डिस्क्लोज किया है कि जो भी फंड है वो हम लोग लो रिस्क इन्वेस्टमेंट वाले फंड में ही करेंगे। ये सेबी के रूल्स के थ्रू रेगुलेट होते हैं ताकि इन्वेस्टर के रिस्क को लिमिटेड किया जा सके। गवर्नेंस नॉर्म्स। गवर्नेंस नॉर्म्स क्या होता है? गवर्नेंस नॉर्म्स कवर फंड लेवल एंड स्कीम लेवल गवर्नेंस, इंक्लूड ऑडिट, वैल्यूएशन कमिटी, रोल्स ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड ट्रस्टी, बेंचमार्किंग ऑफ स्कीम्स, परफॉर्मेंस, सिस्टम ऑडिट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस रोल। गवर्नेंस नॉर्म भी सेबी का एक रेगुलेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। इसमें फंड और स्कीम लेवल पे काफ़ी चीज़ें कवर्ड होती हैं। जैसे बात करें ऑडिट कमेटी की, हम लोग ने कि ऑडिट कमेटी जो भी है, ये ऑडिट कमेटी हो या फिर वैल्यूएशन कमेटी हो या फिर हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करें, या फिर जो ट्रस्टी है इनकी बात करें, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है? ये रेगुलेशन का हिस्सा है सेबी के नॉर्म्स का। हर स्कीम के परफॉर्मेंस का एक बेंचमार्क के अगेंस्ट चेक करना सेबी के गवर्नेंस नॉर्म्स का हिस्सा है। तो बेंचमार्किंग ऑफ स्कीम परफॉर्मेंस, परफॉर्म कैसा कर रहा है वो स्कीम, सिस्टम ऑडिट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स। तो अगर कोई स्कीम्स बेंचमार्क से बेटर या वर्स परफॉर्म करती है, तो सेबी के गाइडलाइन इंश्योर करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन पब्लिक हो ताकि इन्वेस्टर इन्फॉर्म डिसीजन लें। तो ये गवर्नेंस नॉर्म्स के अंदर आते हैं। सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटीज, रेगुलेशन फॉर एक्टिविटीज इन इक्विटी, डेब्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव्स मार्केट। अब अगर बात करें सिक्योरिटीज मार्केट की, जब म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट या डेब्ट मार्केट या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो सेबी का रूल्स ये इंश्योर करता है कि हर एक्टिविटी वेल रेगुलेटेड हो। ये सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटीज को ट्रांसपेरेंट और सेफ बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। नेट एसेट्स वैल्यू हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। प्रोविजंस ऑन नैब डिस्क्लोजर, राउंडिंग ऑफ, कट ऑफ टाइम, टाइम स्टैंपिंग एंड यूनिफॉर्म कैलकुलेशन ऑफ प्राइस। क्योंकि इन्वेस्टर का जो पैसा होता है म्यूचुअल फंड में वो इन टर्म्स ऑफ नैब होता है, तो नेट एसेट्स वैल्यू एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है जो म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस बताता है। सेबी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली नैब का कैलकुलेशन होता है। राउंडिंग ऑफ रूल्स भी इसमें सेबी ने ऑलरेडी बता चुके हैं। इसमें कट ऑफ टाइमिंग, कितनी कट ऑफ टाइमिंग के बाद आपको मिलनी चाहिए डेली का, और टाइम स्टैंपिंग हर म्यूचुअल फंड को फॉलो करना पड़ता है। ये इंश्योर करता है कि नैब जो है वो एक्यूरेट हो और टाइम पे डिस्क्लोज किया जाए। देन वैल्यूएशन, गाइडलाइंस फॉर वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय स्कीम्स। म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में जो सिक्योरिटीज होती हैं उनकी वैल्यूएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। सेबी ने रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली सिक्योरिटीज़ की वैल्यूएशन कैसे होगी जाएगी, ये सारे चीज़ें इसमें डिफाइन कर रखी है। ये इंश्योर करता है कि पोर्टफोलियो की जो वैल्यू एक्चुअल मार्केट वैल्यू है उस चीज़ पे क्लोज हो और इन्वेस्टर को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिले इसके थ्रू। फिर लोड फी एंड एक्सपेंसेस,
impose limit on loads, fees and expenses, cover disclosure of commissions payable to distributors। अब क्या है कि सेबी ने म्यूचुअल फंड के लोड्स जैसे एंट्री और एग्जिट लोड्स होते हैं ना, आप म्यूचुअल फंड अगर आप लेंगे तो आप देखेंगे एग्जिट लोड भी लिया जाता है, एंट्री लोड भी कभी कभी लिया जाता है। तो ये जो फीस और एक्सपेंसेस भी होते हैं उनकी भी लिमिट लगाई गई है सेबी के लिए, सेबी की तरफ से इन स्कीम्स पे, एएमसी पे, म्यूचुअल फंड पे। ये रेगुलेशन ये इंश्योर करते हैं कि इन्वेस्टर को हिडन चार्ज या हाई फी से नुकसान नहीं हो। अब अगर मान लेते कि आपने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया और आपको पता चलता है कि आपके जो रिटर्न से बहुत हाई कमीशन चार्ज कर लिया गया, तो सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंगली ये नहीं होना चाहिए। और अगर फंड को ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं पता है, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर इन्वेस्टर को नहीं पता है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन को इन्वेस्टर को क्लियरली बतानी होगी कि क्या चार्जेस ले रहे हैं, कितने एग्जिट चार्जेस हैं, कितने लोड फीस हैं और एक्सपेंसेस हैं। ये सेबी इंश्योर करता है इसके थ्रू। देन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटर प्रोसीजर्स, ये क्या होता है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटर प्रोसीजर फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस। म्यूचुअल फंड का जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर भी जो होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर्स फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस। म्यूचुअल फंड का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर भी सेबी के रूल्स के अंडर आता है। इसमें यह इंश्योर किया जाता है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन फेयर हो और इन्वेस्टर को एक्यूरेटली पता हो कि उनका जो डिविडेंड है वो कैसे कैलकुलेट किया गया जब उनको डिविडेंड मिलता है। फिर एडवर्टीजमेंट रेगुलेशन ऑन कंटेंट, फ्रीक्वेंसी एंड इंक्लूजन ऑफ डिस्क्लेमर्स एंड रिस्क फैक्टर, इसको भी सेबी रेगुलेट करता है। म्यूचुअल फंड के एडवर्टीजमेंट के भी जितनी भी चीजें हैं उसके सेबी ने स्ट्रिक्ट रूल बनाए हैं। इसका पर्पस ये होता है कि कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन या क्लेम इन्वेस्टर तक ना पहुंचे। हर एडवर्टीजमेंट में डिस्क्लेमर और रिस्क फैक्टर क्लियरली मेंशन होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, तो ये भी एक पार्ट है एडवर्टीजमेंट का। इसको डिटेल से हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। इन्वेस्टर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कवर अकाउंट स्टेटमेंट, रिडम्पशन, पे आउट, पेनल्टीज फॉर डिले एंड इंस्टेंट एक्सेस फैसिलिटीज। इन्वेस्टर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की जब बात करते हैं तो इन्वेस्टर राइट्स और ऑब्लिगेशन के लिए भी सेबी का एक क्लियर गाइडलाइन है। इसमें अकाउंट स्टेटमेंट, रिडम्पशन, पे आउट और इंस्टेंट एक्सेस फैसिलिटी, अकाउंट स्टेटमेंट, रिडम्पशन, पे आउट, पेनल्टीज फॉर डिलेज एंड इंस्टेंट एक्सेस पेनल्टीज, ये सारी चीजें कवर की गई है। अगर रिडम्पशन पे आउट में डिले होता है तो इन्वेस्टर को पेनल्टी मिलती है। इन्वेस्टर से पेनल्टी नहीं, पेनल्टी आप मिलेगी अगर आपको पे आउट में डिले होता है तो। ठीक है, नेक्स्ट सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडियरीज। सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडियरीज की बात करें तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और इंटरमीडियरीज के लिए सर्टिफिकेशन एग्जाम और कंटिन्यूअस प्रोफेशनल एजुकेशन CPE भी सेबी के रेगुलेशन के अंडर में आते हैं। तो जो भी इंटरमीडियरीज हैं, जैसे म्यूचुअल फंड अगर उनको डिस्ट्रीब्यूशन करता है तो NISM 5A सीरीज के एग्जाम देने होते हैं, उसी तरह वो सारे सेट के नॉर्म्स फॉर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन एंड कंटिन्यूअस प्रोफेशनल एजुकेशन CPE फॉर इंटरमीडियरीज, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ट्रांजेक्शन इन म्यूचुअल फंड यूनिट, म्यूचुअल फंड की ट्रांजैक्शन की बात करें तो प्रोविजन फॉर ट्रांजैक्शन वाया स्टॉक एक्सचेंज एंड प्लेटफॉर्म्स, डॉक्यूमेंट प्रिजर्वेशन रिक्वायरमेंट एंड KYC नॉर्म्स। म्यूचुअल फंड यूनिट का ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज या प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है वो सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंगली होता है और इंश्योर करते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है सेफ है और वेल रेगुलेटेड हो। इसके अलावा KYC नॉर्म्स और डॉक्यूमेंट प्रिजर्वेशन के भी रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं। कैटेगराइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीम को कैटेगराइज 2017 में
किया था एक सर्कुलर के थ्रू। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था क्या? इनका मेन ऑब्जेक्टिव था एम्ड एट कन्वर्जन एंड कंसोलिडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम। ऑब्जेक्टिव क्या था? reduce schemes to one per category in open-ended segment, required merger of certain schemes, detailed procedure for schemes merger and performance disclosures, introduce definition based on market capitalization for uniformity। मतलब ये कि सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कैटेगराइज करने के लिए 2007 में एक सर्कुलर इशू किया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि सिमिलर नेचर के जो स्कीम्स को मर्ज या फिर कंसोलिडेट कर दिया जाए ताकि ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं हो और एक ही कैटेगरी में मल्टीपल स्कीम्स ना हो। हर ओपन एंडेड सेगमेंट में सिर्फ एक स्कीम होने चाहिए। ये ऐसा 2007 में सर्कुलर ला करके कहा गया था। अब अगर मान लीजिए कि अगर एक कंपनी के पास दो स्कीम्स हैं जो लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करती हैं, तो सेबी ने गाइडलाइन दिया कि इन दोनों को आप मर्ज कर दें ताकि इन्वेस्टर को कंफ्यूजन नहीं हो। तो जैसे मान लेते कोई कंपनी है, कंपनी ने दो जगह दो स्कीम लाया, लार्ज कैप में लगा रहे हैं वो पैसा, लार्ज कैप में, इसमें भी लार्ज कैप में। तो इनके कहने का मतलब है कि भाई आप एक काम कीजिए, दोनों को मर्ज कर दीजिए, कंफ्यूजन नहीं हो कि आपने दो अलग अलग फंड में लार्ज कैप में लगा दिया है, एक ही रहनी चाहिए कैटेगरी। इनका मकसद क्या है कि कंसोलिडेट कर देना या मर्ज कर देना, उस सिमिलर नेचर के हों कोई भी फंड। अब कैटेगराइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम में देखते हैं सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो को। ये क्या है? ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2018 क्रेडिट क्राइसिस में। अलाउ क्रिएटिंग सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो टू प्रोटेक्ट यूनिट होल्डर ड्यूरिंग क्रेडिट इवेंट, मैनेजेस लिक्विडिटी रिस्क एंड इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल इन्वेस्टर। 2018 की बात करें, 2008 के क्रेडिट क्राइसिस में, इट्स नॉट एट 2008 लेमन ब्रदर याद होगा, वो जब उस टाइम में हुआ था, सेबी ने सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो को क्या किया, उनका कॉन्सेप्ट एक लॉन्च किया सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का। इनका मेन पर्पस था कि जब भी क्रेडिट क्राइसिस या लिक्विडिटी क्राइसिस होती है तो म्यूचुअल फंड सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं जिससे यूनिट होल्डर को लॉस से बचाया जा सके। अब ये कैसे काम करता है? मान लीजिए कि जब किसी म्यूचुअल फंड के कुछ एसेट्स डिफॉल्ट हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाता है ताकि बाकी हेल्दी एसेट्स और इन्वेस्टर को उसका इम्पैक्ट ना हो। ठीक है। रिफॉर्म ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, 2008 ग्लोबल लिक्विडिटी क्राइसिस याद होगा आपको, लेमन ब्रदर का। उसमें क्या हुआ था? लिक्विडिटी क्राइसिस हो गई थी। तो जब ये क्राइसिस हुई थी तो सेबी ने क्या किया, फौरन ही डिसअलाउड कर दिया प्री मैच्योर रिडेम्पशन इन फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। देन और क्या कर दिया, प्रोहिबिटेड यूजिंग द टर्म लिक्विडिटी प्लस इन स्कीम्स नेम, ये आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको याद होगा कि फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम में सेबी ने काफ़ी रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे अगर 2008 के लिक्विडिटी क्राइसिस के दौरान याद कीजिएगा तो फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, ये जो फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान है उसको प्री मैच्योर रिडेम्पशन को डिसअलाउ कर दिया था सेबी ने। इसके अलावा मिसलीडिंग स्कीम्स नेम्स लाइक लिक्विड प्लस को भी बैन कर दिया था कि आप ये नाम नहीं डाल सकते हैं ताकि इन्वेस्टर को मिसलीड ना किया जाए कि आप ये डाल करके आप पैसा आप निकाल सकते हो, लिक्विड प्लस है तो आप जब कभी भी निकाल सकते हो पैसा, ऐसा नहीं है। स्कीम्स परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग, सेबी मैंडेटेड बेंचमार्किंग अगेंस्ट टोटल रिटर्न इंडिसेस TRI इंस्टेड ऑफ प्राइस रिटर्न इंडिसेस। फर्स्ट इसके अंदर में क्या है, प्राइस रिटर्न इंडेक्स PRI कैप्चर ओनली कैपिटल गेन फ्रॉम प्राइस मूवमेंट। टोटल रिटर्न इंडेक्स TRI इंक्लूड डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेमेंट इन एडिशन टू कैपिटल गेन एंड assumes reinvestment of cash flow on X date। आजकल सेबी ने एक स्कीम के परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग के लिए टोटल रिटर्न इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया है। क्या क्या है? टोटल रिटर्न इंडेक्सेस को क्या क्या इंट्रोड्यूस किया है।
ये जो इंडिसेस है वो पहले स्कीम को प्राइस रिटर्न में हम लोग कैलकुलेट करते थे, ये उसके अगेंस्ट में बेंचमार्क किया जाता है जो सिर्फ कैपिटल गेन को कवर करता था। पहले क्या था कि ये जो स्कीम था प्राइस रिटर्न इंडिसेस, ये क्या करता था, सिर्फ कैपिटल गेन को कैप्चर करता था प्राइस मूवमेंट पे। तो सेबी ने बोला कि नहीं, आप ये अनफेयर है। आप उन्होंने एक नया टर्म निकाला विच इज टोटल रिटर्न इंडेक्स। ये क्या करता है, डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट इन एडिशन टू कैपिटल गेन एंड अज्यूम्स री इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश फ्लो ऑन एक्स डेट। तो पहले जो स्कीम था जो प्राइस रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट में बेंचमार्क किया जाता था, जो सिर्फ कैपिटल गेन को ही कवर करता था, लेकिन टीआरआई आने के बाद डिविडेंड और इंटरेस्ट पेमेंट को भी उसमें इंक्लूड कर दिया गया, जो एक ज़्यादा एक्यूरेट बेंचमार्क बताता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक अपनी स्कीम्स को टीआरआई के अगेंस्ट इवेलुएट करते हैं तो आपको स्कीम्स का पूरा रिटर्न समझ में आएगा कि कितना डिविडेंड मिला, कितना इंटरेस्ट मिला, कितना कैपिटल गेन हुआ। तो जो इन्वेस्टर के लिए भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। पहले क्या होता था, पहले ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन को ही बताते थे प्राइस रिटर्न इंडेक्स में। तो अब क्या है, आपके पास डिविडेंड का भी इंफॉर्मेशन रहता है, इंटरेस्ट पेमेंट का भी इंफॉर्मेशन रहता है और कैपिटल गेन का भी इंफॉर्मेशन रहता है। किसके थ्रू, टीआरआई के थ्रू। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड रेगुलेशन। सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 में अगर करें तो प्राइमरी गाइडलाइंस फॉर म्यूचुअल फंड आर एस्टैब्लिश इन सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 अपडेटेड थ्रू अमेंडमेंट एंड सर्कुलर। ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं। एक्सेस टू रेगुलेशन एंड सर्कुलर, तो ये जो गाइडलाइन है जो भी रेगुलेशन में ये दिया गया हुआ है कि रेगुलेशन और सर्कुलर आम आदमी के लिए बिल्कुल अप टू डेट अवेलेबल है। कहाँ, एन अपडेटेड लिस्ट ऑफ सेबी सर्कुलर कैन बी फाउंड ऑन द म्यूचुअल फंड वेबसाइट, फंड सेक्शन ऑफ सेबीज वेबसाइट, दैट इज www.sebi.government। मास्टर सर्कुलर वगैरह जो भी आपको चाहिए ये सारे चीज अवेलेबल हैं और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं सेबी के सर्कुलर से। कंप्लायंस विद अदर रेगुलेटर, म्यूचुअल फंड को सिर्फ सेबी ही रेगुलेट नहीं करती है, म्यूचुअल फंड को आरबीआई भी रेगुलेट करती है। कब करती है, तो देखो कब करती है, रेगुलेट द मनी मार्केट। अगर मनी मार्केट में फंड जा रहा है या फॉरेन एक्सचेंज में फंड लगा हुआ है तब क्या करेगी, आरबीआई रेगुलेट करेगी। म्यूचुअल फंड मस्ट कंप्लाई विद आरबीआई रेगुलेशन ऑन दिस पॉइंट। तो म्यूचुअल फंड को कंप्लाई करना है अपार्ट फ्रॉम सेबी आरबीआई के रेगुलेशन को कि इन्वेस्टमेंट इन मनी मार्केट, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट मनी मार्केट में होता है तो उसमें कंप्लाई करना है। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है, जो इंडिया के बाहर कोई भी इन्वेस्टमेंट है चाहे वो रियल एस्टेट में हो या किसी और कंपनी में हो, वो आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो भी एनआरआई का इन्वेस्टमेंट है उसका भी नॉर्म्स आरबीआई के मुताबिक ही होनी चाहिए। इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेमिटेंस या फॉरेन करेंसी रेमिटेंस, ये जो भी पैसा इनवर्ड या आउटवर्ड आते हैं इनको भी रेगुलेट कौन करती है, आरबीआई करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये सारे के चेक्स एंड बैलेंस हैं जो म्यूचुअल फंड को आरबीआई के नॉर्म को उसको फॉलो करना जरूरी है।